हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, और हम लेकर आए हैं बीएनएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्जाम्स में आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन सबसे पहले आप सभी कॉपी एंड पेन लेकर बैठेगा ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को नोट करते चलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो रेप विक्टिम होगी अगर उसका बयान दर्ज किया जाएगा तो वो कहाँ पर किया जाएगा, उसके आवास स्थल पर किया जाएगा, या जहाँ पर भी यथासंभव हो उसको उचित लगता हो वहीं पर ही उसका बयान जो है वो दर्ज किया जाने वाला है। और जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा ही उसका बयान दर्ज किया जाएगा। मोस्टली आप लोग जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये प्रोविज़न तो था कि जो महिलाएं होती हैं उनका बयान उनके आवास स्थल पर या उन्हीं के जो उपयोगी जगह होगी वहाँ पर लिया जाएगा और उनके गार्जियन की प्रेजेंट में लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि उस विक्टिम का जो बयान है उसे दर्ज करते समय वहाँ पर प्रेजेंस होगी या तो उसके पेरेंट्स की या फिर उसके जो गार्जियन होंगी उनकी, और बयान लेते समय साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जाएगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाला है जो सीआरपीसी में नहीं था, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले जो भी क्राइम्स होंगे उनमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन नेसेसरी कर दिया है। तो ये सज़ा आपको याद रखनी है, कितनी सज़ा, 7 वर्ष या उससे अधिक। इसका मतलब 7 वर्ष से कम अपराध वाले, मतलब जो कम सज़ा वाले ऑफेंसेस होंगे उनमें अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनमें नेसेसरी हो गया है। यहाँ पर अब डिस्क्रिशन का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम सीन व फोरेंसिक एविडेंस जो होती हैं उनके लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है। क्राइम सीन मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हीनियस केसेस होते हैं उनमें वहाँ पर क्राइम सीन क्रिएटेड किया जाता है, जहाँ पर मालूम मामले का मोस्टली कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर उस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है ताकि समझा जा सके उस अपराध के पूरे प्रोसीजर को। तो उस क्राइम सीन की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अत्याधुनिक होगी कानून व्यवस्था, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होंगी कानून व्यवस्था उतनी ही मॉडर्न होगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने के नाते जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कानून व्यवस्था भी उतनी ही टेक्निकल होनी चाहिए। तो अब तक क्या था, अब आपकी जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर होगी वो भी ईएफआईआर कराई जा सकती है। सेक्शन 173 यानी कि सीआरपीसी में आप क्या पढ़ते थे, 154 संज्ञेय मामलों में सूचना देना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर कहाँ पर हो गई आपकी संज्ञेय मामले में सूचना, 173 सेक्शन के अंदर। उसके साथ ही यह भी इंक्लूड यहाँ पर कर दिया गया है कि ईएफआईआर का भी प्रावधान कर दिया गया है। जांच पड़ताल से लेकर मुकदमे के साक्ष्य जो हैं सबकी होगी रिकॉर्डिंग। कौन कौन से सेक्शंस में बात की गई है, सेक्शन 176, सेक्शन 254 और सेक्शन 265 में ये बात की गई है कि मामले की जो जांच है, ट्रायल है, जो भी एविडेंस ली जाती है सबकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस द्वारा जो सर्च किया जाता है या फिर जो सीजर की प्रोसीजर होती है उसमें वीडियोग्राफी भी की जाएगी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। इसे बीएनएसएस का सेक्शन कहता है 105। देखिए सीजर क्या है, वही होते हैं कि मानो कोई, जो आप लोग पढ़ते थे सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत कि पुलिस अधिकारी द्वारा कोई ऐसी संपत्ति उसको संदिग्ध लग रही है, लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी से कोई अपराध किया गया, उसको जब्त करके मजिस्ट्रेट के पास भेज देना। तो ये प्रोसेस जो होता है सीजर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि पुलिस अगर कोई सर्च करती है, कोई तलाशी लेती है, सीजर का प्रोसीजर करती है, तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी पूरे की और फोटोग्राफी की जाएगी ताकि अपने आप किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस बनाने का मौका ना मिल सके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड क्या माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। सेक्शन कौन सा बात करता है, 94। साथ ही साथ बीएसए का सेक्शन हमने आपको बताया कौन सा है, 2D, यानी कि बीएसए के सेक्शन 2D में परिभाषित क्या है, डॉक्यूमेंट्स को, और वहाँ पर भी इंक्लूड कर दी गए हैं सारी डिजिटल रिकॉर्ड्स को।
ठीक है, तो यहाँ पर भी सेक्शन 94 में बात की गई है BNSS के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम कि गिरफ्तारी की दशा में क्या क्या प्रावधान होंगे। जब किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये देखते हैं। यहाँ पर 3 वर्ष से कम की सजा वाले या 60 साल से अधिक उम्र की दशा में, मानो क्राइम कितना है, 3 साल से कम की सजा है उनमें, एज या व्यक्ति की एज कितनी है, 60 साल से अधिक है। 2 कंडीशन दे रखी है यहाँ पर उन्होंने कि या तो जो अपराध किया उसमें सजा 3 साल से कम हो, या अपराध करने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो 60 साल से अधिक हो। तो उस उम्र की दशा को देखते हुए जो गजेटेड अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 7 कहता है, और ध्यान रखना BNSS के सेक्शन 35 में उपबंध किया गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी कब की जाएगी। 41 सेक्शन आप लोगों को बिल्कुल एकदम याद आ गया होगा CRPC का। तो CRPC का 41 जिस बात को कहता था वही बात कहता है BNSS का सेक्शन 35, बट यहाँ पर सब सेक्शन 7 जो है वो न्यू ऐड किया गया है इस चीज़ के अंदर। गिरफ्तारी के समय पर किसी रिश्तेदार या मित्र को जानकारी देना ज़रूरी है, ये सेक्शन 48 BNSS का कहता है। अपराध की प्रकृति और उसकी जो गंभीरता है उसी के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 43 की उपधारा 3 कहती है कि जिस अपराधी को आप पकड़कर ले जा रहे हो उसने कैसा अपराध किया है, मतलब कोई ऐसा अपराध है जो मतलब एक नॉर्मल प्रकृति का है, या फिर बहुत ही हीनियस नेचर का उसने अपराध किया है, किसी के साथ रेप किया है, किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, किसी की डेथ कोज की, और बहुत जो भी हीनियस कैटेगरी में आने वाले क्राइम्स है वो किए हैं, तो उनको देखते हुए ही आप उसे हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे प्रेमा शंकर के केस में बोला गया था कि मोस्टली किसी भी अक्यूज्ड को कोर्ट में लाते समय आप जो है हथकड़ी का यूज़ नहीं कर सकते, अगर करते हो तो उसका रीज़न बताना होगा कि क्यों कर रहे हो। ठीक है, कारण बताओ। जो असाधारण परिस्थितियां होंगी उनके अतिरिक्त जो महिलाएं होती हैं, इसको देखिए यहाँ पर महिला है, जो महिलाएं होती हैं उनको सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले तो आप सेक्शन 46 में पढ़ते थे, अब BNSS में कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, सेक्शन 43 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत, कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त, मतलब अगर लग रहा है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो असाधारण है, ठीक है, पता चला अगर हमने सुबह तक का वेट किया तो वो महिला तो फरार हो जाए, क्योंकि वो महिला कोई हल्के फुल्के अपराध करने में ऑफेंडर नहीं थी, उसने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, बहुत गंभीर मामलों में वह इंक्लूड है। तो ऐसी दशा में आप सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, पता चला तब तक आपने इंतजार किया वो फरार हो गई, तो वहाँ पर स्थिति देखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके बारे में, कि 24 घंटे के अंदर पीड़िता का जो चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना है नेसेसरी किया जाएगा। 184 ये ड्यूरेशन तो CRPC में भी थी, ठीक है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित यानी कि जो केसेस होते हैं या उनका प्रयत्न होता है सारी चीज़ों में 24 घंटे के अंदर। यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता के बयान न्यायालय में जो महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगी उसकी अनुपलब्धता होने पर, मानो अगर वो नहीं है तो ही होने पर पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अन्य महिला की उपस्थिति में लिया जाएगा। इनके सेक्सुअल हरेसमेंट के जो केसेस हैं उनमें जो विक्टिम महिला है उसका जो बयान लिया जाएगा वो महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में ही लोग हैं। अब मानो वो नहीं है, absent है, तो जो पुरुष मजिस्ट्रेट है वो भी ले सकता है, बट वहाँ पर कोई अदर महिला जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। सेक्शन 183 के सबसेक्शन 6 BNSS का ये बात करता है। जो पोक्सो एक्ट है उसमें केस का जो विवेचना है उसका निस्तारण 2 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए। सेक्शन 193 का सबसेक्शन 2 इस चीज़ को बात करता है। आप भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर जो फाइन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो ड्यूरेशन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, या किसी पर्सन के कि यहाँ पर कौन काम कर सकता है, DM SDM या फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे 24 आवर आया चिकित्सा परीक्षण को लेकर, पोक्सो केसेस में जो विवेचना है उसका निस्तारण 2 महीने में 2 माह में पूरा हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।